हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके बारे में। आपको बता दें, दो पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा जिसमें कि आपका एक GS1 होता है जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक का वर्गीकरण किया गया है। उसी प्रकार आपका GS2 होता है जिसमें कि मुख्य रूप से झारखंड को फोकस किया गया है। अगर हम पेपर 1 का बात करें तो उसमें आपका 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी में अगर हम बात करें आर्थिक और सतत विकास, जिससे कि कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका भी 3 पार्ट में वर्गीकरण किया गया है। जिसमें कि पहला जो भाग है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं, जिससे कि कुल 4 प्रश्न रहेंगे। दूसरा है आपका सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, जिससे कि आपका 4 प्रश्न रहेंगे। और एक लास्ट टॉपिक हो जाता है इसमें आपका आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, जिससे कि आपका 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे कि कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आखिर इनका किस तरह से तैयारी करें और उसका अच्छे से मार्क्स कैसे हम लाएं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो आर्थिक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, खासकर अर्थव्यवस्था का जो पार्ट है, पीटी में भी स्टूडेंट को दिक्कत करता है और मेंस में भी। बहुत सारे तो पीटी में छात्र इसे छोड़ देते हैं तो काम यहां पर चल जाता है, लेकिन मेंस में आपका इसे छोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है मेंस में। क्योंकि GS4 जो आपका है, 4 GS में जो GS नंबर आपका 3 है या फिर पेपर जो आपका 5 है, उसमें देखिएगा उसका बहुत ज्यादा महत्व है। प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारे छात्र छोड़ते हैं, लेकिन उसका नुकसान उन्हें होता जरूर है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। अगर हम बात करें भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जिससे कि कुल 4 प्रश्न रहेंगे, और एक आपका जो दूसरा टॉपिक में शामिल कर दिया गया है सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, और तीसरा जो टॉपिक है आपका आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इन्हें अलग अलग आप न माने। ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है, जिसको कि विभिन्न पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब वही मेंस में आप पढ़ने लगते हैं तो उनका आपका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, पार्ट ए के बेसिस पर, पार्ट बी के, पार्ट सी, और एक पार्ट आपका डी जो कि झारखंड से संबंधित होता है। अब यहां पर जो पीटी में आपको तैयारी करना है, आखिर किस बेसिस पर तैयारी करना है कि सारे टॉपिक भी कवर हो जाए और सारे क्वेश्चंस भी आपका सॉल्व हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि किन किताबों को पढ़ा जाए, किन नोट्स को पढ़ा जाए। तो हम यहाँ पर तो फोकस कर रहे हैं आपका बुक्स पर। आपका पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो लेटेस्ट वाले आपके बुक्स होने चाहिए एक, और एनसीईआरटी। हमने पहले भी बोला है कि एनसीईआरटी को हम विशेष स्थान देते हैं। एनसीईआरटी आपका ओरिजिनल हो या फिर आपका एनसीईआरटी सार, उसमें से दो कोई आप एक हो। और साथ ही आपका एक लेटेस्ट बुक, जैसे कि आपका रमेश सिंह का जो बुक आता है आपका, महेश बनवाल का तो आपका एनसीईआरटी हो गया, और आपका रमेश सिंह का जो आता है आपका, उसे आप परचेस कर सकते हैं, और लेटेस्ट एडिशन का। ये आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस में थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये आपको मेंस तक काम देंगे, थोड़ा वहां पर एडिशनल पढ़ना पड़ता है, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे अगली वीडियो में। तो ये दोनों आपका सफिशिएंट है, इससे आप कवर अच्छे से कर सकते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। खासकर महेश बनवान में लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि हमारा आर्थिक सुधार, वैश्वीकरण छूट जाएगा, और आपका सतत विकास और आर्थिक मुद्दे। तो इसमें से 1-2 टॉपिक आपका छूटेगा, जो कि आपका रमेश सिंह का बुक है वो आपको कवर कर देगा। तो आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे सारे चीज कवर हो जाते हैं। रमेश सिंह, महेश बनवाल, या फिर एनसीईआरटी जो आपके पास है, क्लास 9 to आपका 12 होता है एनसीईआरटी जो ओरिजिनल है, या फिर महेश बनवाल का एक सिंगल बुक आता है भारतीय अर्थव्यवस्था करके, उसमें सारे का समावेशन किया गया है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं कि कैसे इसको तैयारी करें। अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक होता है, अगर आप शुरुआती तौर पर प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके मूलभूत विशेषता है, सिद्धांत है, उसको आपको स्टडी करना पड़ता है कि आखिर ये अर्थव्यवस्था क्या है, किस चिड़िया का नाम है। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एक नया होगा, लेकिन आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आप इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पूरा आज हमारा देखिए, पूरा देश जो है आपका अर्थव्यवस्था से, आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, विश्व अर्थव्यवस्था भी उससे पीड़ित है। तो आखिर उसमें कैसे क्या क्या प्रावधान है, आखिर क्यों स्थिति आया, उसको कैसे सुधारा जा सकता है आने वाले समय में, तो उन चीजों पर आपको फोकस करना पड़ता है।
और ये चीज तभी समझ में आएगी जब आप एक लेवल बनाइएगा। शुरू से आपको एक बेस बना के चलना पड़ेगा, तब जाके आपको अंत में समझ में आएगा ये सारी चीज। तो आपको एक चीज और समझ में आ रहा होगा कि जो भी हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे वो आज के बेस पर आधारित भी होना चाहिए, मतलब कि आपका वर्तमान घटनाओं को भी आपको इसमें शामिल करना होगा। क्लियर है? तो जब भी आप बुक्स को स्टडी करते हैं वो तो ना आपको तो स्टडी करना ही है, साथ ही करेंट अफेयर्स को विशेष स्थान दें। पिछला हमने वीडियो में आपको झारखंड करेंट अफेयर्स के रिगार्डिंग बताया था कि आप झारखंड टुडे मैगजीन जो हमारे यहाँ आती है पीडीएफ में, वो आप लेंगे और साथ ही आपका न्यूज़पेपर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको कवर हो जाता है। तो आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी बात उठता है, कौन से मैगजीन पढ़े, कौन से न्यूज़पेपर पढ़े, तो दो रिसोर्सेज रखिए। कोई भी एक नेशनल लेवल का मैगजीन जो आता है, बहुत सारे मार्केट में आते हैं, दृष्टि का आता है, दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे करके, क्रॉनिकल का आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है। तो क्या सारे लेने जरूरी है? बिल्कुल नहीं, उनमें से किसी एक को रखें। और दूसरा, उसमें आर्थिक मुद्दे पर सबसे ज्यादा, हर मैगजीन में आर्थिक जो मुद्दे हैं उन पर करंट अफेयर्स होते हैं, उनको विशेष स्थान दें। दूसरा, न्यूज़पेपर जो जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है, जो खासकर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको वो स्टडी जरूर करेंगे। ये दो आपके लिए सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई करने की जरूरत नहीं है। और ये आपको पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, अर्थव्यवस्था के साथ जितने भी आपको करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल, उस सारे को कवर कर देंगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए स्पेशली, ये आपको पूरे के पूरे कवर करेंगे। तो आपको ये सारे चीज जोड़ के आपको चलना है, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। और साथ ही आपका जो भी बेसिक्स स्टडी करते हैं, एक्चुअली आप देखिएगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपका सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर्थिक और सतत विकास में 10 प्रश्न था, तो आपको बोल दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से 4 प्रश्न रहेंगे, सतत विकास और आर्थिक मुद्दे से आपका 4 सवाल रहेंगे। उसी प्रकार आपका जो आपका आर्थिक विकास और वैश्वीकरण है उससे भी आपका 2 प्रश्न रहेंगे। लेकिन इनमें टॉपिक्स क्या होंगे? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो क्या उसमें राष्ट्रीय आय पढ़ लिए तो हमारा कंप्लीट हो गया, या फिर और भी चीजें उसमें हैं जो पढ़नी है? बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको राष्ट्रीय आय, कुछ नोट करना चाहते हैं हम, नोट कीजिएगा बिल्कुल। राष्ट्रीय आय टॉपिक पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है उस पर, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भारत में नियोजन जो पंचवर्षीय योजना है, जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, और उसे खत्म करके नीति आयोग बनाया गया है। और नीति आयोग जब आया तो उसने 3 वर्षीय प्लान लाया है, उस पर भी आपको आज तक स्टडी करना होगा। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है आपका वित्तीय स्थिति और भारतीय रिजर्व बैंक, जिसमें बैंकिंग सिस्टम, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार और भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं भारत सरकार के द्वारा अभी तक चलाए जा रहे हैं, खासकर नए जब से ये एनडीए गवर्नमेंट आई है उनके द्वारा बहुत सारे सैकड़ों योजनाएं चल रही है, सारे को आपको क्रमवार स्टडी करना ही होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। फिर आपका लोकवित्त हो जाता है, राजकोषीय नीति, बजट हो गया। उसके बाद जो नए टॉपिक आते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था और एक आपका भारतीय विदेश व्यापार की नीति, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको क्रम वाइज करके जो बुक्स है उस आधार पर स्टडी करना है। तो ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। अब पूछिएगा कि इसमें से 4 ही सवाल आएंगे और इतनी सारी स्टडी करने हैं, तो बिल्कुल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे आप 4 सवाल न मान के इसे 10 सवाल कंसीडर करें, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आपका सतत विकास दिया हुआ है, आप ही आर्थिक मुद्दे मतलब क्या हुआ कि जो आपका पंचवर्षीय योजना है वो उसमें टॉपिक आएगा, अलग से वो नहीं है। हाँ, सतत विकास का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो आपके लिए एक टॉपिक होता है। बाकी आपका भारतीय अर्थव्यवस्था ही मेन आपका बेस है। फिर उसी तरह आर्थिक सुधार, जैसे कि आपका बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार हुए, फिर आपका जो 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके बारे में, जैसे कि उदारीकरण हुआ था, फिर आपका निजीकरण हुआ था, फिर आपका ग्लोबलाइजेशन जो एलपीजी के नाम से जानते हैं, एलपीजी सिस्टम,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एक ग्लोबलाइजेशन, इस पर ज्यादा फोकस आपको करना होता है। जो आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण है उसमें, तो उससे 2 ही प्रश्न रहेंगे, वो आपके लिए सफिशियंट है। जो आपको महेश बर्नवाल की जो बुक है उसमें देखिएगा ये स्पेशली मेंशन है, वैश्वीकरण हो गया, आर्थिक सुधार हो गया, वहां से सारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। और जो ये टॉपिक्स है आपका, जो और भी टॉपिक्स उसमें हैं, उनसे आपको सारा चीज अच्छे से कवर हो जाएगा, वो सफिशियंट है और आपको ये मेंस तक काम देंगे। क्लियर है आपको? यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो इस तरह से आपको टॉपिक कवर करने हैं। आई होप आप सबने टॉपिक का नोट कर लिया होगा। अब इसमें हम किस तरह से चलेंगे, हम यूट्यूब पर आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो जितने भी करंट अफेयर्स, तो आपको तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो सारे आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा चीज आपका कि जो सिस्टमेटिक टॉपिक है, आखिर आपके पास जो महेश बर्नवाल होगा या फिर आप रमेश सिंह का, हमने 2 आपको बुक बताया, तो उन दोनों में से इस टॉपिक को हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें। एक बुक आपका 500 से 600 पेज से ज्यादा होता है, तो सारे हम लोग को स्टडी करना जरूरी है। तो जरूरी है लेकिन सिलेक्टिव तरीके से, उसमें जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसा कि अगर हम बात करें पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया था आपका, अगर हम बात करते हैं पिछले बार जो आपका छठा जेपीएससी हुआ था, उसमें जो पीटी में प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो एनडीएमपी है कब जारी किया, उसका एग्जैक्ट डेट पूछता है, या तो मंथ में भी, यहाँ पर तो मंथ में ही पूछा दिया गया था। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि आपका बहुत सारी समितियां बनती है, जैसे कि स्थानीय वित्त जांच समिति, कराधान जांच समिति, ग्रामीण शहरी संबंध समिति, शहरीकरण पर राष्ट्रीय समिति। तो आखिर ये सारी जो समितियां बनी है, कब बनी है और किससे संबंधित है। आपका जो पिछला एग्जाम था छठा जेपीएससी एग्जाम, उनमें इन सारे समितियों का नाम दिया हुआ था और वो सूची 1 दिया हुआ था कि किस वर्ष से ये संबंधित है, मतलब कि किस वर्ष में ये समितियां बनी थी, उनसे मिलान करना था। तो बहुत इजी है, अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करते हैं। और ये एक जगह से, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक जगह से स्टडी करते हैं, तो आप अगर एक जगह से भी स्टडी करते हैं तो उसका आपको एक चार्ट पेपर बनाना होगा, और साथ ही इन समितियों के बारे में अच्छे से समझना होगा कि आखिर ये कब बनी, क्यों बनी, रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन किया गया, और आखिर उसका क्या रिजल्ट मिला इस समितियों से, वो सारे चीज आपको ध्यान रखना होगा। आपको पता है कि मेंस में भी 20 प्रश्न आपका है जो आपका ऑब्जेक्टिव पे आके आते हैं हर जीएस में, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर काम देगा। उसी तरह आपका एक प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक से, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है आपका, जो क्रेडिट कंट्रोल होती है, जो क्रेडिट कंट्रोल, जो मॉनेटरी पॉलिसी आपने नाम सुना होगा, मौद्रिक नीति हिंदी में जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे उपायों के तहत जो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, जो बैंक के द्वारा साख सृजन किया जाता है, उसका कंट्रोल करती है, उसका नियंत्रण करती है आरबीआई। तो उसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से बताना था कि इनमें से कौन सा उत्तर है जो सही है साख नियंत्रण से संबंधित। तो आपका पूछा गया था इन्फ्लेशन, जो हमने आपको टॉपिक बताया। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इन्फ्लेशन तो टॉपिक उसमें है ही नहीं, आप बोलते हैं पढ़ने के लिए। जो आपका मुद्रास्फीति हमने बोला, मुद्रास्फीति पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया डायरेक्टली कि मुद्रास्फीति का क्या कारण है। इंग्लिश में अगर बोलें तो इन्फ्लेशन इज ड्यू टू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब उसमें से सिलेक्ट आपको करना था कि लास्ट आपका ऑल ऑफ द एबव भी आंसर है। तो वो सारे चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा इनिशियल पॉइंट से। इसीलिए हमने टॉपिक का स्पेसिफिक नाम भी आपको बताया कि ये टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टडी कीजिएगा, जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा के आप सिलेबस में देखिएगा तो वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि इस तरह से आपको स्टडी करना है। 4 सवाल है, 4 सवाल है और 2 सवाल है, तो वो टॉपिक आपको डिवीजन करना ही होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बुक उठा के पढ़ने बैठ जाते हैं, तो उसमें से क्या पढ़ें क्या छोड़ें वो चीजें कैसे पता चलेगी। तो वो चीजें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर या फिर मेंस को भी आधार बना के आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन पीटी में थोड़ा अलग तरीके से स्टडी करना पड़ता है जिससे कि आपको अच्छे से कवर हो सके। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट सेशन से क्या करेंगे कि आपको हम इसी तरह से वीडियो सेशन होगा और उसमें जो टॉपिक्स हैं आपका, हम लोग सबसे पहले इसमें से जो पूछेंगे आपका बहुत सारे जो मेजर चेंजेस जो भी आपको पता है बैंकिंग अर्थव्यवस्था में, बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि अभी एसबीआई का मर्जन हुआ था, जीएसटी लाया गया, वो हम बहुत पुराने, भले ही 2017 की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा एग्जाम भी तो देखिएगा पिछला बार 2016 में हुआ था आपका, 16 के बाद अभी 2020 में होगा। तो अब बीच में बहुत सारे इवेंट हुए, तो हम लोग सबको कवर करना पड़ेगा।
इसलिए हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी मर्जर हुआ है, बहुत सारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनको आपस में मर्जर किया गया, मेगा मर्जर जो हुए, 10 राष्ट्रीयकृत बैंक को 4 बैंक बनाया गया। तो उन सारे चीज पर फोकस करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे से। जो टॉपिक है आपका बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र में इनिशियल से हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और फाइनली एंड करेंगे उसे, और उस पर बहुत सारे प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि आखिर हम जो पढ़ते हैं वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। और यूजफुल तभी होगा, आप कितना भी कॉन्सेप्ट समझ लिए, जब हमारा एक प्रश्न सॉल्व होता है। तो प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, या तो हमें कमी है या फिर हम उसको खुद और भी रिवाइज करने की जरूरत है। तो आपके लिए भी यही सजेशन है कि जब भी कोई टॉपिक स्टडी करते हैं, मान लीजिए आपने राष्ट्रीय आय पूरी तरह से स्टडी कर लिया, अब राष्ट्रीय आय स्टडी करते हैं सारे, तो आप उस पर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। बहुत सारे बुक्स मार्केट में आते हैं जो टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना पड़ता है कि हाँ, ये प्रश्न जो पूछा गया था पिछले साल वो राष्ट्रीय आय से, अगर वो सॉल्व होते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट सही चल रहा है, अदरवाइज आपको उसमें सुधार करने की जरूरत है। उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये हमारा स्पेशल फोकस था जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर था, जो पीटी का एक अच्छा स्थान रखता है। 10 प्रश्न का आप समझ सकते हैं, एक प्रश्न की वजह से आपका रिजल्ट रुक जाता है। 10 प्रश्न का कितना मायने हो सकता है। और पीटी मेंस में तो आपको अगर बेसिक यहां से स्टार्ट हो जाता है तो मेंस में तो आपको बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था क्लियर होगा। एक और चीज आपको बताना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जो अर्थव्यवस्था में ही स्टूडेंट को डर लगता था, जो पिछले बार एग्जाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, उनसे पूछिएगा, आपको ये सारी चीजें आपको बताएंगे। इसलिए अर्थव्यवस्था को पीटी से ही आपको बढ़ाना होगा, अदरवाइज मेंस में ये और भी बहुत ज्यादा मुश्किल करेगा। इसीलिए हमने बेसिक से आपको बोला है, बेसिक से हर चीज प्रारंभ कीजिए और हम भी आपके साथ करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी चीजों को वहां पर डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बैंकिंग अर्थव्यवस्था, जो आपका है बैंकिंग सेक्टर, भारत में कैसे बैंकों का क्रमवार स्थापना हुआ, उसके बाद जो एसबीआई बनी, आरबीआई बनी, आरबीआई का फंक्शंस क्या है, ग्रामीण जो बैंक है उनके बारे में, जो आर्थिक सुधार हुए बैंकिंग क्षेत्र में उनके बारे में स्टडी करेंगे। और भी चीजें बहुत सारे हैं, उसमें नए नए बैंक बन रहे हैं तो उनका क्या है, मर्जर जो हो रहा है, आखिर मर्जर जो किया जा रहा है, बैंकों का विलय जो किया जा रहा है, आखिर क्यों किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।